आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के बाद कौन कौन से एग्जाम्शन अवेलेबल है। तो अपने पास सिर्फ दो ही एग्जाम्शन अवेलेबल है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन 54 और दूसरा कौन सा सेक्शन है? पहला कौन सा है? सेक्शन 54 और दूसरा सेक्शन 54 ईसी। ठीक है, ये दो सेक्शन आपको अवेलेबल है। तो कैसे स्टार्ट करने का, देखो ये क्वेश्चन था लास्ट टाइम आया था नवंबर 2018 में। तो सबसे पहला हम लोग को लिखना है पार्टी का नाम। तो सबसे पहले हम लोग पार्टी का नाम पढ़ते हैं। तो पार्टी का नाम देखो यहाँ पे क्या दिया, मिस्टर दिनेश। दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्या दिया है? मिस्टर दिनेश। तो मिस्टर दिनेश हम लोग वहाँ पे जाके लिखेंगे। तो सबसे पहला लिखने का मिस्टर दिनेश। तो पहले फॉर्मेट को है ना बना लेने का, मिस्टर दिनेश लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखने का प्रीवियस ईयर जो अपने लिए फिक्स है 2019-2020, और नेक्स्ट लाइन में जाके लिखने का असेसमेंट ईयर 2020-21। ये आपका फॉर्मेट हो गया। तो सबसे पहले पार्टी का नाम लिखने का एकदम मिडल में, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर और उसके बाद असेसमेंट ईयर, ये ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मेट ये है। उसके बाद क्या लिखने का, क्या निकालने वाले हो, तो क्वेश्चन में आपको देगा, चेक करो। तो ये पूरा क्वेश्चन दिया है, स्टार्टिंग में ही दिया, देखो, दिनेश प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग इतना, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपको क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालना है। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। तो ये क्वेश्चन है जिसमें बोला है कैपिटल गेन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अपने इसमें जाके हम लोग को लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, या डायरेक्ट भी लिखेंगे कैपिटल गेन, बस इतना लिख देने का है। विजिबल है? थोड़ा इसका स्पेस बढ़ा देता हूँ। ये आपको लिखना है प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, बस इतना लिख के छोड़ देना है। फिर हम लोग को क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देने का है, पर्टिकुलर, और फिर यहाँ पे दो कॉलम में रुपीस और रुपीस, ये कर देने का है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया और ये रुपीस हो गया, बस। तो ये फॉर्मेट रहता है, बस इसी फॉर्मेट के थ्रू हम लोग करेंगे। एक मिनट, ये आपका फॉर्मेट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्या करना है, सबसे पहला हम लोग का फॉर्मेट हम लोग को पता है कि क्या करना है। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे सेल कंसिडरेशन, तो लिख देने का सेल कंसिडरेशन, मतलब कितने में फ्लैट बेचा होगा वो हम लोग देख लेंगे। सेल कंसिडरेशन, इसको बड़ा कर देते हैं।
सेल कंसिडरेशन लिखा। तो क्वेश्चन अब रीड करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ए रेसिडेंशियल हाउस इन इंदौर वॉज परचेज्ड ऑन 12 दिसंबर 1998। 1998 में 12 दिसंबर में उसने एक परचेज किया था इंदौर में घर 18 लाख का। कितने में परचेज किया था? 18 लाख में परचेज किया था, बराबर है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 25 लाख। अब ये याद रखना, अगर आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो वो अगर 1 अप्रैल 2001 से पहला है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो वो 1 अप्रैल 2001 से पहले की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसका 1 अप्रैल 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू देगा। क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम लोग को कोई भी अमाउंट अगर लेते हैं ओल्ड वाला, उसको हम लोग को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ता है। किससे एडजस्ट करना पड़ता है? इन्फ्लेशन से। तो ये जो 1998 में खरीदा है ना, ये वाला वैल्यू हम लोग इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने का जो डेट बोला है गवर्नमेंट ने वो 1 अप्रैल 2001 है। ये याद रखना, 1 अप्रैल 2001 है। तो याद रखना, कोई भी प्रॉपर्टी को अगर परचेस किया रहेगा 1 अप्रैल, ये फिक्स है डेट, याद रखना, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर परचेस किया रहेगा तो 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू देगा। तो ये 25 लाख है। तो ये दोनों याद रखने का, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ये तो घर की बारी हो गई कि भाई घर को कितने में खरीदा था, 18 लाख में खरीदा था, और 2001 में उसका वैल्यू कितना था? 25 लाख था। बस ये दिमाग में रखो, फिर देखते हैं आगे क्या हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आपको पता है, एक एक्विजिशन हो गया, परचेज हो गया, एक इंप्रूवमेंट हो गया। इंप्रूवमेंट कितना दिया है? 4 बार इंप्रूवमेंट दिया। देखो 1999, 2000, दूसरा दिया है 2003, 2004, 2009, 2010, 2014, 15, ये अमाउंट दिया है। तो ये चारों के चारों अमाउंट हम लोग लिखेंगे, लेकिन याद रखना कि 2001 से पहले अगर इंप्रूवमेंट होगा तो उसको इग्नोर करने का। ये यहाँ पे समझ लो आप लोग। सबसे पहला 3 एक्सपेंस माइनस करना पड़ता है कैपिटल गेन में। पहला ट्रांसफ़र एक्सपेंस, दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और तीसरा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये 3 ही खर्चे माइनस करने पड़ते कैपिटल गेन में से। आया समझ में? तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो दिया रहेगा वही माइनस करने का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो उसको अगर आपने 2001 से पहला खरीदा है, ध्यान से सुनना, कोई भी प्रॉपर्टी को आप जो बेच रहे हो वो 2001 से पहले अगर आपने खरीदा, 2001 से पहले खरीदा, तो 2001 का वैल्यू दिया होगा, कंपेयर करने का, हायर लेने का। तो 18 लाख और 25 लाख कौन सा लेंगे? 18 लाख और 25 लाख कौन सा लेंगे? हायर, 25 लाख लेंगे। लेकिन सेम अगर इंप्रूवमेंट 2001 से पहले का होगा तो इग्नोर करने का। तो क्या करने का? इग्नोर। अगर परचेज 2001 से पहले का है, परचेज अगर 2001 से पहले का है तो कंपेयर करने का और हायर लेने का। अगर 2001 से इंप्रूवमेंट अगर 2001 से पहले का है तो इग्नोर करने का। अब आप लोग बता सकते हैं, ये 4 दिया है इंप्रूवमेंट यहाँ पे, 1999, 2000, 2003, 4, 2009, 10, 2014, 15। तो 1999 और 2000 को इग्नोर करेंगे क्योंकि 2001 से पहले का ही है ना, और बाकी 3 को हम लोग ले लेंगे। तो ये तो एक्विजिशन का हुआ, इंप्रूवमेंट का हुआ। हम लोग का स्टार्ट कैसे होगा क्वेश्चन? सेल कंसिडरेशन में कितने में बेचा, तो वो आगे दिया होगा, देखते। देखो आगे आ गया, ही सोल्ड द अबव हाउस ऑन 19 मार्च 2020। बेच दिया घर, कितने में बेचा? 1,60,00,000 में बेचा। तो अब हम लोग जाएंगे सोल्यूशन पे, और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो सेल कंसिडरेशन लिखा, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,60,00,000, एक और 0 आएगा, 1,60,00,000। आया समझ में? सेल कंसिडरेशन आ गया ना, तो 1,60,00,000 लिख दिया। अब क्या? 3 खर्चे माइनस करने, तो तीनों लिख देने का, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जैसे होता है ब्रोकरेज, कमीशन, ये सब आएगा।
आया समझ में। फिर लेस करने का, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसको परचेज बोलते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो खरीदा था वो बेचा, सॉरी बेचा जो था उसको खरीदा होगा ना, तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, परचेज होता है। आ रहा है समझ में। ये हो गया। इसमें 3-4 लाइन छोड़ेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे लिखेंगे लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट है समझ में। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है रिपेयर्स, अल्टरेशन, एडिशन, डिलीशन ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ भी होगा तो उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलेंगे। ये आपका हो गया, 3 एक्सपेंस माइनस करना है। तो आप क्वेश्चन फिर से रीड करेंगे, देखते हैं वहाँ जाके क्या मिलता है। तो यहाँ तक तो रीड कर लिया था, ही सोल्ड द अबव हाउस ऑन 19 मार्च फॉर 1,60,00,000। देखो ही इनकर्ड ट्रांसफर एक्सपेंस, ट्रांसफर एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा है कितना, 3 लाख ऑन सेल ट्रांजैक्शन। दिख रहा है, यस और नो, है ना। 3 लाख क्या है उसका, ट्रांसफर एक्सपेंस है। तो ट्रांसफर एक्सपेंस में जाएंगे और इधर पे इनर कॉलम में लिखेंगे 3 लाख। दिख रहा है ना, ये आपका 3 लाख आ गया। अब करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज परचेज। अब ये आप बोलेंगे सर इंडेक्स क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग ने 1998 में खरीदा था और 2020 में उसको बेच रहे। तो अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप होता है ना, तो उसको वैल्यू को हम लोग को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए इंडेक्स लिखते हैं। तो इंडेक्स का मतलब होता है वो वैल्यू को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है, वो वैल्यू को इन्फ्लेशन से क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो इसलिए इंडेक्स लिखते हैं। वैसे तो है ही, कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है वो तो नॉर्मल है, लेकिन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि हम उस वैल्यू को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर कभी पता चलेगा कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है, तो अगर प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा यूज़ करने के बाद बेचा, 2 साल का गैप होना चाहिए परचेज और सेल के बीच में, तो वो इंडेक्स्ड वाला आ जाएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। 2 साल से कम है तो इंडेक्स नहीं लेने का, जो एक्विजिशन दिया रहेगा वही माइनस करने का। आया समझ में। तो अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे 2 दिया था, एक दिया था आपका 12 दिसंबर 1998 और 1 अप्रैल 2001 का दिया था, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12 दिसंबर 1998 मतलब 1998 1999, उसमें वैल्यू कितना था, 18 लाख था कि नहीं था। फिर 1 अप्रैल 2001 में 25 लाख हो गया, तो दैट इज 2001 2002, जिसमें वैल्यू कितना हो गया, 25 लाख हो गया। आया समझ में, है ना। 18 लाख और 25 लाख। अब इन दोनों में से क्या लेने का, हायर लेने का। हायर मतलब बड़ा फिगर, तो हायर दोनों में से कितना आएगा, 25 लाख। तो 25 लाख आपका एक्विजिशन हो जाएगा। अब 25 लाख को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने का, 25 लाख को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने का। आप बोलेंगे सर कैसे करने का, तो कुछ नहीं करने का। ये देखो इज इक्वल, आप तो बुक में लिखेंगे 25 लाख लेने का बराबर है, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाय, पहले ये लिख भी लेने का यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय, ये तो मैं आपको एक्सेल में बता रहा हूँ तो इधर पे तो फॉर्मूला यूज़ हो जाता है, आपको वहाँ पे लिखना है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख इंटू 289, क्योंकि हम लोग ने कभी प्रॉपर्टी बेचा 2019-20 में। हाँ इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी देखो यहाँ बेचा ना 19 मार्च 2020 है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी खरीदा कभी था 1998, तो 1998 की वैल्यू को 2020 में कन्वर्ट करने के लिए इन्फ्लेशन से कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो कुछ नंबर्स होते हैं, देखो नीचे दिया है एक टेबल दिया है, वो नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मिला, दिखा ना नीचे है। तो उसके अंदर देखो 19-20 से कंपेयर करना है। तो अभी ये साल जब आप एग्जाम दे रहे हो ना फॉर असेसमेंट ईयर 2021, तो याद रखना 19-20 प्रीवियस ईयर है, तो 19-20 का कितना है 289 है,
देखो लास्ट वाला दिखता है 289 है ना। तो मल्टीप्लाई बाय किसी भी वैल्यू को अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 289 ही करने का, चाहे इंप्रूवमेंट हो चाहे एक्विजिशन हो। अगर आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है तो 289 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए देखो यहां पे मैंने क्या किया, इंटू 289 दिखता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इंटू 289। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इज इक्वल टू 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय 289 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 289 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 289 होगा, डिवाइड बाय कौन से साल का है, 2001-2 का ना। तो 2001-2 का वैल्यू देखो कितना है, 100 है। 2001-2 का वैल्यू कितना है देखो, 100 है कि नहीं है, यस। तो डिवाइड बाय 100, 72,25,000 आ रहा है समझ में। तो एक्विजिशन बच्चा हो गया आपका। अब इम्प्रूवमेंट करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आपका 4 है। तो कौन कौन से साल का देख लेते हैं इम्प्रूवमेंट। तो देखो 2003-4, 9-10, 14-15, 1999 और 2000 का भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1999, 2000, 2003, 2004, 2009, 2010 और एक और है 2014, 2015। तो आपको पता है 1920 का नील आएगा, नहीं सॉरी इग्नोर करने का। इम्प्रूवमेंट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का तो इग्नोर। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो इग्नोर इग्नोर इग्नोर। समझ में आया क्या। लेकिन कॉस्ट ऑफ परचेज अगर 2001 से पहले का है, 1 अप्रैल 2001 से, तो कंपेयर करने का हायर लेने का, जैसे यहां पे किया कि नहीं किया, ये वाला पार्ट समझ में आया, दिख रहा है ना, यस। अब देखो इंप्रूवमेंट एक एक करके लेते हैं। अब 2003-4 का वैल्यू देखो, तो 2003-4 का वैल्यू है 3,27,000। तो 3,27,000 मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करने का, इंडेक्स कर रहे हैं ना, इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर रहे हैं, कितने से मल्टीप्लाई करने का, कितने से मल्टीप्लाई करने का बोलो, यस 289 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय 289, मल्टीप्लाई बाय 289, मल्टीप्लाई बाय 289, मल्टीप्लाई बाय 289। ये याद रखना, फिक्स है ये साल के लिए, नेक्स्ट ईयर अलग हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 2003-4 का देखो वैल्यू दिया होगा। तो 2003-4 का वैल्यू कितना है, 109। आया समझ में। तो 109 से डिवाइड 8,67,000। समझ में आया क्या। 100 से नहीं करने का, 2003-4 का वैल्यू अलग है तो 109 है तो उससे करने का। ये सब दिया होगा आपको, ये सब दिया होगा, क्लियर है, यस और नो। अब देखो 9-10 का वैल्यू है 3,70,000। तो 3,70,000 मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 9-10 का वैल्यू देखो 148 है ना। तो 148 डिवाइड बाय 148, 7,22,500 है ना। मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय जो वैल्यू दिया रहेगा उस साल का, उस वैल्यू से CII से डिवाइड करने का, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो आपको एग्जाम में दिया होगा। 14-15 में देखो कितना है, तो 14-15 में 8,40,000 है, देखो ये रहा, है कि नहीं। तो 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय 8,40,000 मल्टीप्लाई बाय
कितने से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 14-15 का वैल्यू देखो 240, तो 240 10,11,500। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझा? अब इधर देखो सब हो गया खर्चा, अब इनको ऐड करने का। ये जितने भी आए ना सब खर्चे को क्या करने का, ऐड करने का। तो ये वाला खर्चा 3 लाख, फिर ये 72,25,000 और ये सबको ऐड करने का, इसको भी ऐड करने का और बाहर लिखने का, यहाँ पे लिखने का। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 3 लाख प्लस 72 लाख प्लस 8,67,000 प्लस 7,22,000 प्लस 10,11,500 कितना आता है, 1,01,26,000। आया कि नहीं आया? अब इसको क्या करने का, एक इन दोनों को माइनस कर देने का, इसको और इसको। तो आपको जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 1 करोड़ में से 1,60,00,000 में से माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं 1,60,00,000, ये अमाउंट 1,60,00,000 माइनस 1,01,26,000। तो आपका कैपिटल गेन देखो कितना हो गया, 58,74,000। तो इतने पे अपने को टैक्स आएगा, इतने पे अपने को क्या आएगा, टैक्स आएगा 58,74,000। समझ में आया क्या क्वेश्चन? समझा कि नहीं समझा? अब अपने को थोड़ी ना टैक्स भरना है, हम लोग तो 1 रुपये पे भी टैक्स नहीं भरेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ठीक है मत भरो, आप मत भरो, तो इसलिए आपको क्या किया, 2 एग्जेम्पशन दिया है। तो हम लोग अब नीचे माइनस करेंगे एग्जेम्पशन। तो मैं अब ये नीचे लिखता हूँ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नीचे लिखने का लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 और सेक्शन 54 EC, ये लिख देने का। चाहे यूज़ करो या मत करो, जब बड़ा सम आएगा तो लिख देने का, तो क्या है अपने को फिर ना डाउट नहीं आएगा। तो 54 कब यूज़ करने का, जब याद रखने का नया फ्लैट खरीदा होगा तो। ठीक है, तो चेक करते, क्वेश्चन अभी भी आधा बाकी था, तो रीड करते। तो यहाँ तक हो गया था, ये 3 लाख तक 1,60,00,000 लिया था। देखो यहाँ पे खरीदा है, ही परचेज ए न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन भोपाल। मतलब 1,60,00,000 का बेचने के बाद उसने 40 लाख का क्या खरीदा, फ्लैट खरीद लिया। लेकिन आपको पता है ना खरीदने के लिए लिमिट है, 1 साल पहले या 2 साल बाद तक। तो डेट ऑफ सेल क्या है, 19 मार्च। डेट ऑफ सेल क्या है, 19 मार्च। तो 19 मार्च से 2 साल पहले तक या 1 साल पहले, 2 साल बाद तक या 1 साल पहले। तो देखो कब खरीदा, 28 मार्च, मतलब 10-11 दिन में ही परचेज कर लिया ना। तो टाइम लिमिट में है। अमाउंट लिमिट है क्या कुछ, 54 में अमाउंट लिमिट है क्या कुछ, नहीं है। तो सीधा जाने का 54 में लिखने का, परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन भोपाल, कितना, 40 लाख। आया समझ में? परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इन भोपाल 40 लाख। कोई भी अमाउंट लिमिट नहीं है,
टाइम लिमिट के भी अंदर था, 12-15 दिन के अंदर खरीद लिया, क्योंकि परचेस करने का टाइम लिमिट था 1 साल पहले या 2 साल बाद, कंस्ट्रक्शन का 3 साल बाद तक का था। तो ये अपना क्लियर हो गया। समझा कि नहीं समझा? अब देखो दूसरा और कुछ बाकी है तो देख लो। अब बोला है ही परचेज ए 3 ईयर बॉन्ड इशूड बाय रूरल, बॉन्ड भी इशू किया है, परचेज किया है। तो बॉन्ड कितने का परचेज किया? 12 लाख का, बराबर है। तो 12 लाख का परचेज किया 29 मार्च को, तो बॉन्ड खरीदने का टाइम लिमिट कितना है? बॉन्ड खरीदने का टाइम लिमिट कितना है? 6 महीना। तो देखो ना, 19 मार्च को बेचा था प्रॉपर्टी, 29 मार्च को खरीदा, 10 दिन के अंदर ही तो खरीदा है, लेकिन अमाउंट लिमिट है, टाइम लिमिट तो उसका सेटिस्फाई कर दिया। अमाउंट लिमिट कितना है? 50 लाख है, और इसने तो 12 लाख का ही खरीदा ना, तो 12 लाख है तो पूरा 12 लाख चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का 54 में 54 इसी में लिखने का परचेज ऑफ RECL बॉन्ड्स, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखेंगे चलेगा, लॉन्ग फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो कितना है? 12 लाख। बस ये दोनों है, क्वेश्चन खत्म हो गया। नीचे वो दिया है देखो, CII दिया है, वो तो हम लोग यूज कर रहे हैं, कर भी लिया। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल करने का, तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 40 लाख प्लस 12 लाख, कितना आता है? 52 लाख आएगा। तो ये दोनों को, ये वाले को और ये वाले को अब माइनस कर देने का, तो जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आएगा ये, इज इक्वल टू 58 लाख माइनस 74 डिवाइड बाय 52 लाख, 6,74,000, 6,74,000 आपको नेट कैपिटल गेन आएगा, जिसके ऊपर टैक्स भरना है। कितने का प्रॉपर्टी बेचा था? 1,60,00,000 का, माइनस करते 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 6 लाख पे आ गए। आया कि नहीं आया? तो दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसा ही अगर क्वेश्चन आया तो आपको आएगा, तो आप लोग ध्यान से कर सकते हैं इसको। समझा कि नहीं समझा? यस और नो?